नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में। मैं हूं नीलेश और आप सभी का 1 से लेकर के 8 जनवरी तक के करंट अफेयर्स में, जिसमें हम राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश सभी प्रकार के करंट अफेयर्स देखेंगे इस वीडियो में। और इसकी जो पीडीएफ है वो आप टेलीग्राम चैनल जो एग्जाम गुरुजी का है वहां से डाउनलोड करना नहीं भूलेंगे। टेलीग्राम चैनल के लिंक हमारे एग्जाम गुरुजी के जितने भी वीडियोस आते हैं आपको मिलते हैं, उनके सभी वीडियोस के नीचे लिंक दी रहती है। फिर भी गूगल में आप यदि एग्जाम गुरुजी टेलीग्राम भी सर्च करेंगे तो आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, आप डायरेक्ट टेलीग्राम में पहुंच जाएंगे। हमने बहुत सारे परिवर्तन किए हैं और इसकी एक प्रॉपर पीडीएफ आपको उपलब्ध करा रहे हैं और ये गारंटी दे रहे हैं कि आपको मजा आ जाएगा। जब आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे आपको प्रॉपर करंट अफेयर मिलेगा। हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं एक सुबह की मोटिवेशन के साथ कि इंसानों को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए जरूरी होती है। जैसे जैसे हमारे अंदर हमारे पास कठिनाइयाँ आती हैं, हमारा जो एक संघर्ष होता है वो कठिन होता है, वैसे वैसे लोहे की तरह हम तपते हैं और जा करके सोने में जो चमक होती है वो तपने के बाद आती है। लोहे में जो एक बोलते हैं ना मोल्ड होता है, उसमें एक जो सौम्यता आती है वो गलाने के बाद आती है। इसी प्रकार से हमारे अंदर सीखने की जितनी ज़्यादा बोलते हैं ना कि इच्छा शक्ति जागृत होती है, हम जितने ज़्यादा जिज्ञासु होते जाते हैं, संघर्षों में तपते जाते हैं, हम सोने की तरह चमकते जाते हैं। ये वाक्य हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के और इन्हीं वाक्यों के साथ हम करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न ये है जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय से जुड़ा हुआ है। निम्न में से कौन पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है? तो इनमें से जो पहला केंद्र शासित प्रदेश है वह जम्मू और कश्मीर है। आप सभी को पता है कि जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है, इसका जो मेनली फोकस है वो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो एक तरह से आप ये कहो कि काफ़ी निचले दर्जे के जो हम लोग बोलते हैं ना कि एक कुटीर उद्योग या बहुत ग्रामीण उद्योग से जुड़े हुए लोग होते हैं, गरीब वर्ग होते हैं, जो असंगठित एक तरह से, जिसको अर्थशास्त्र की भाषा में कहा जाए तो जो असंगठित प्रकार के जो एक तरह से आप ये कहो कि एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, हम उनको जैसे एक बोलते हैं ना एक एलीट क्लास का वर्ड होता है एंटरप्रेन्योर, तो इसको हम लोग असंगठित एंटरप्रेन्योर कहते हैं, जिनके पास एक फंडिंग नहीं होती लेकिन इनके पास कारीगरी बहुत होती है। तो जो बढ़ई, लोहार, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार ये सब होते हैं, इनके पास एक मार्केट नहीं होता, इनके पास मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं होती है, बहुत सारी इनके पास एक जो आज की जो परिवेश है उसके अनुरूप ये लोग क्या होते हैं, अपडेट नहीं होते। लेकिन इनके पास काम करने की जो एक क्षमता होती है, वर्कोहलिक बहुत होते हैं, हार्ड वर्कर होते हैं, इनके पास नॉलेज बहुत होता है, इनके पास नींव का नॉलेज होता है, उनके लिए ये योजना चल रही है। आपसे कभी भी पूछा जाए इसमें कितने प्रकार के व्यवसायों को रखा गया है, तो इसमें 18 प्रकार के व्यवसायों को रखा गया है। और साथ ही में इसकी जो विशेष बात है वो ये है कि इसको जो आप अभी जो जम्मू कश्मीर में लागू की गई है, सबसे पहला केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें वहाँ पे रहने वाले जो क्या कहते हैं विश्वकर्मा होंगे, जिनको प्रधानमंत्री ने एक नाम दिया है विश्वकर्मा, तो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी। जम्मू कश्मीर की हमारे यहाँ जो ओडीओपीए की योजना चल ही रही है, जिसमें खाद्य पदार्थ से लेकर सभी प्रकार की जो उस जिले की विशेषता होती है उसको क्या किया जाता है, उसमें सरकार का फोकस होता है कि आपकी जो एक विशेषता है, आपके जिले में जो एक कोई ना कोई एक ऐसा प्रोडक्ट होगा जिसमें आप एक सर्वश्रेष्ठ दे सकते हैं। वह कृषि उत्पाद भी हो सकता है, वह आपका क्या कहते हैं कुटीर उद्योग से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। आप उसमें फोकस करिए और उसमें एक अच्छा मार्केट उपलब्ध करिए। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रख के जम्मू कश्मीर की पश्मीना शॉल है, फेमस है, केसर वहाँ का फेमस है और बहुत सारी चीज़ें फेमस है जिसके बारे में हमें उतनी जानकारी नहीं है। तो वहाँ पर ये शुरुआत की गई है, वहाँ लोगों को ट्रेन किया जाएगा और साथ में उनका एक बाकायदे प्रमाण पत्र दिया जाता है। उनको नवीन प्रकार की जो तकनीकी होती है उससे क्या किया जाता है, उससे उनको ट्रेंड किया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ जो प्रशिक्षित विश्वकर्मा होते हैं उनको 15,000 रुपये मूल्य की निःशुल्क आधुनिक टूल किट भी प्रदान की जाती है। यानी ट्रेनिंग के बाद उन्हें लगभग 15,000 रुपये की कोई भी किट, यदि बढ़ई है, लोहार है, सुनार जो भी है, उससे जुड़ी हुई जो उनकी आवश्यकता होती है उसके अनुरूप 15,000 की किट प्रदान की जाती है। ये ध्यान में रखना है, कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है। आगे की तरफ बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 2 में। 2024 में बिम्स्टेक के महासचिव का पद किसने ग्रहण किया है? तो भारत के जो इंद्रमणि पांडे हैं, इन्हें अभी क्या किया गया है, बिम्स्टेक का महासचिव बनाया गया है। और यह पहली बार है कि हमारे देश के किसी भारतीय अधिकारी ने इस क्षेत्र के जो एक समूह का एक प्रमुख पद संभाला है। पुराने ये भारतीय सेवा अधिकारी रह चुके हैं, IFS रहे, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस से जुड़े हुए रहे हैं और जो जिनेवा का एक संयुक्त राष्ट्र और संगठन है उसमें ये प्रतिनिधि के रूप में भी पहले कार्यरत रहे हैं। और इसके पहले ये सचिव जो बिम्स्टेक सचिवालय है उस सचिवालय में पहले से ये एक महासचिव के रूप में पद ये ग्रहण करेंगे और इनका जो कार्यकाल रहेगा वो 4 वर्ष का रहेगा।
और इन्होंने जो भूटान के पहले जो थे लेकफेल, इनकी जगह ली है और इनका कार्यकाल 3 साल का रहेगा। बिम्स्टेक की बात करें, वहाँ पे एक एरर हो गया था। बिम्स्टेक की बात करें तो बिम्स्टेक आपको पता होना चाहिए, इसका जो फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। इसमें बिम्स्टेक में आता क्या है? बिम्स्टेक में आपका आता है, पहले तो बंगाल आता है, बांग्लादेश, ठीक है, आई से इंडिया हो जाता है, और एक एम से आपका जो हो जाता है वो म्यांमार हो जाता है, एस से आपका क्या हो जाएगा, एस से आपका श्रीलंका हो जाएगा, टी से आपका थाईलैंड हो जाएगा, और आपका साथ में नेपाल और भूटान ये जुड़े हुए हैं। ये इसका फुल फॉर्म जो है बिम्स्टेक है, और इसका नाम आप याद रखेंगे, कई बार इसमें पूछ लिया जाता है, फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। इसमें कुल मिलाकर के जो सदस्य हैं वर्तमान में 7 सदस्य हैं। यह एक क्षेत्रीय संगठन है जो कि पूरा का पूरा जो बंगाल की ये जो खाड़ी है आपको ये दिख रही है, यहाँ से लगे हुए, इसमें नेपाल जरूर सम्मिलित हो गया है, लेकिन बंगाल से जहाँ जहाँ की अर्थव्यवस्था चलती है, जिन देशों की प्रमुख, वो एक साथ मिल करके यहाँ पे आर्थिक गतिविधियाँ करेंगे और अपने आप को मजबूत करेंगे। और इसकी जो घोषणा हुई थी वो बैंकॉक में हुई थी काफ़ी पहले 1997 में 6 जून 1997 को, उसी समय ये अस्तित्व में आया था। इसका सचिवालय जो है वो बांग्लादेश ढाका में है, वहाँ की राजधानी में। 2004 में इसमें नेपाल और भूटान को सम्मिलित किया गया, जबकि ये दोनों लैंडलॉक कंट्री हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से इनका जो व्यापार है इसी खाड़ी से जुड़ा हुआ है, एक माध्यम से जाता है, नेपाल के पास भी जाता है, भूटान के पास भी जो सर्विसेज होती हैं वहाँ तक पहुँचती हैं। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख करके अभी आप इसको अपडेट करके रखेंगे। हाल ही में सरकार द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया, क्या कहते हैं, प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिसका नाम है प्रेरणा। ये किससे जुड़ा हुआ है? तो यह जुड़ा हुआ है एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम है। डिटेल इसकी जरूर देख लेंगे, क्योंकि शिक्षा आपके मुख्य परीक्षा में भी रहता है और प्री परीक्षाओं में इस प्रकार के कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चंस होते हैं वो कई बार आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो जो हमारे यहाँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, उसमें पहले से ही इसका मेंशन किया गया था कि हमें एक ऐसी शिक्षा प्रणाली और सिद्धांत पे कार्य करना, मूल आधारित शिक्षा पे कार्य करना है जो कि वहाँ का जो हमारे जो भारतीय मूल हैं उसके अनुरूप होनी चाहिए, उसका जो दर्शन है हमारे भारतीय संस्कृति का उसके अनुरूप होनी चाहिए। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस पूरे के पूरे जो प्रेरणा प्रोग्राम है, बहुत सारे इसके अंतर्गत आपको यहाँ पे अभी पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन इसका जो मेन फोकस रहेगा, जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर नेतृत्व गुणों को क्या करना है, विकसित करना है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करना है कि वो एक तरह से उनके अंदर लीडरशिप क्या होनी चाहिए, डेवलप होनी चाहिए। उसके लिए ज़रूरी क्या है, उसके लिए एक ऐसे कार्यक्रम की आवश्यकता थी, सरकार ने महसूस किया था इसको स्कूली स्तर पर ही डेवलप किया जा सकता है, तो इसका नाम रखा गया है प्रेरणा। अनुभव पर आधारित एक शिक्षा कार्यक्रम, यानी आपको स्कूली एजुकेशन से ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप किया जाएगा, आपको इस प्रकार के एक्सपीरियंस दिए जाएंगे कि आपके अंदर एक नेतृत्व गुण क्या होगा, विकसित होगा। और साथ ही में उनको अलग अलग प्रकार के प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किए जाएंगे, और इसकी जो शुरुआत होगी वो 9वीं से लेकर के 12वीं तक के जो चयनित छात्र होंगे वो पूरा का पूरा ये 1 सप्ताह के लगभग कार्यक्रम चलेगा। तो उनको जो भी अच्छी टेक्नोलॉजी होगी उससे उनको क्या करेगा, शिक्षण कार्यक्रम से उनको जोड़ा जाएगा, और पूरे देश में हर सप्ताह देश के विभिन्न हिस्सों से 20 चयनित जो छात्र होंगे, जिसमें से 10 लड़के होंगे, 10 लड़कियां होंगी, इनका एक बैच बनाया जाएगा। फिर इसके बाद इनको क्या किया जाएगा, इनको जो भी सरकार के क्या कहते हैं प्रोग्राम के अंदर चीज़ें होंगी उनसे इनको एक तरह की आप ये कहिए ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, उनको प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा। इसकी शुरुआत भारत का जो हमारा सबसे एक शहर है गुजरात का मेहसाणा, वहाँ का बड़नगर, वहाँ से इसकी शुरुआत की गई थी, और वहाँ पे जो वर्नाकुलर स्कूल है वहाँ से इसकी शुरुआत की गई थी। और ये पूरा का पूरा जो इसका पाठ्यक्रम तैयार किया गया है वो IIT गांधी की ने यहाँ पे इस पूरा पाठ्यक्रम इसका तैयार किया है। कभी भी पूछ ले कितने मूल्यों पे आधारित है, तो ये 9 मूल्यों पे आधारित है। स्वाभिमान और विनय, शौर्य और साहस, परिश्रम और समर्पण, करुणा और सेवा, विविधता और एकता, सत्यनिष्ठा और शुचिता, नवाचार और जिज्ञासा, श्रद्धा और विश्वास, स्वतंत्रता और कर्तव्य। हमने ये सारी चीज़ें अपने जो है नैतिक शिक्षा, यदि जो भी आप लोगों में से जुड़े हुए होंगे तो हम लोगों क्या एक सब्जेक्ट चलता था नैतिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा के अंतर्गत ये सभी चीज़ें रहती थी। आप आज भी यदि जो 2020 का हमारा ये अभी आया है एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें देखेंगे तो उसमें नैतिक शिक्षा में काफ़ी जोर दिया गया है। वर्तमान में कई बार ऐसा होता है जो आज की जो जनरेशन है उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों की कमी है जिसके कारण वो कई बार भटक जाते हैं, तो हमें वो भी जानना जरूरी होता है। नैतिक शिक्षा के माध्यम से आपके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं स्किल्स डेवलप होते हैं जो हमें जीवन भर काम आते हैं।
तो उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रख करके इसको शुरू किया गया है। और अलग अलग देश, हमारे देश के पूरे अलग अलग क्षेत्रों से जब एक बैच बनेगा, उसमें कई विभिन्न विभिन्न राज्यों के या संस्कृत से जुड़े हुए छात्र एक साथ जब बैठेंगे तो उन्हें एक तो बहुत नॉलेज मिलेगा, और साथ में एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर करने के साथ हमारे जो कल्चर होते हैं उसको भी शेयर करेंगे, तो हमारे देश में भी क्या होगा, धीरे धीरे एक एकता डेवलप होगी। तो अगला प्रश्न है, भारत ने इतिहास में अब तक का सबसे छोटा टेस्ट किस देश के खिलाफ जीता है? तो ये टेस्ट मैच जो चल रहा है दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, भारत ने अपने हिस्ट्री में सबसे छोटा टेस्ट एक तरह से ये खेला, 107 ओवर का था, 642 गेंद का। और इसके पहले ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका ने खेला था 109.2 ओवर का, 656 गेंदों का था। और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच ये केप टाउन में खेला गया था। आपसे पूछ लिया जाए कहाँ पर खेला गया था, तो ये भी ध्यान रखना, केप टाउन में खेला गया था। इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में 107 ओवर का मैच था जो खत्म हो गया। ये टेस्ट की हिस्ट्री में सबसे छोटा मैच था। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ेंगे। 5वें प्रश्न में, देश का पहला जो बालिका सैनिक स्कूल है ये कहाँ पर खोला गया है? तो जो हमारे देश का पहला सैनिक स्कूल पहले से चल रहे थे, लेकिन ज़्यादातर बॉयज स्कूल थे, अब ये गर्ल्स सैनिक स्कूल खोले जा रहे हैं। हमारे यहाँ महिलाओं को भी अब सेना में प्रवेश मिल रहा है। तो उसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए वृंदावन में पहला बालिका सैनिक स्कूल खोला गया है। ये मथुरा, यहाँ पे वहाँ पे जनपद बोला जाता है मथुरा को, यूपी में। तो मथुरा जनपद में वृंदावन में देश का पहला बालिका सैनिक स्कूल खोला गया है, और इसका जो नाम रखा गया है संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल रखा गया है। यहाँ पे CBSE से की भी क्या रहेगा, पाठ्यक्रम रहेगा। 6वीं से ले 12वीं तक की लगभग 120 छात्राएं रहेंगी। बात करिए सैनिक स्कूल की, तो देखिए सैनिक स्कूल क्या है, ये एक प्रकार की एक सोसाइटी है जिसको सैनिक स्कूल सोसाइटी कहा जाता है। मोटी बात यह है कि भारत सरकार का जो रक्षा मंत्रालय होता है उसके अंतर्गत ये स्वायत्त संगठन है, काम करता है। इसको एक सोसाइटी बना दी गई है जो कि सैनिक स्कूलों को चलाती है। लेकिन आपसे कभी भी पूछा जाए तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो ध्यान रखना, क्योंकि ये रक्षा मंत्रालय से जुड़ के अंडर में काम करता है, तो इसमें अध्यक्ष जो होंगे रक्षा मंत्री होंगे। तो इसके जो होते हैं अध्यक्ष रक्षा मंत्री होते हैं। लेकिन जब वो स्कूल स्टेट में खुलता है तो उस राज्य के जो मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री होते हैं वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में आ जाते हैं। और यहाँ पर CBSE और आपके जो पाठ्यक्रम होते हैं उनसे जुड़ी हुई जो भी उनके पाठ्यक्रम होते हैं उसके अनुरूप ये स्कूल चलते हैं। लेकिन बेनिफिट ये रहता है कि बाद में आपको जब NDA आप एग्ज़ाम देते हैं, तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी हो गई, वहाँ पर आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है। और NDA के एग्जाम में भी कुछ बेनिफिट इसमें रहता है। अभी बात करी जाए, देश में कुल 33 सैनिक स्कूल हैं। मध्य प्रदेश में एक जो चल रहा है वो रीवा में है। आगे की तरफ बढ़ेंगे और शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स की। और हाल ही में किस तारीख को तबला दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो वो अटल बिहारी वाजपेयी का जो जन्मदिन होता है, जिसे हम लोग अभी तक सुशासन दिवस के रूप में भी मनाते थे, तो मध्य प्रदेश में अब वो 25 दिसंबर जो रहेगा वो तबला दिवस के रूप में भी क्या किया जाएगा, याद किया जाएगा, मनाया जाएगा। हुआ ये था कि जो ग्वालियर है वहाँ पे चल रहा था तानसेन समारोह। वहाँ पर 1282 जो तबला वादक थे उन्होंने वंदे मातरम धुन पे एक अपनी प्रस्तुति दी थी, जिसकी वजह से 1282 तबला वादकों ने कुल मिलाकर के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है। और इस पूरे के पूरे आयोजन का जो नाम दिया गया था वो ताल दरबार दिया गया था। और वहीं पर मुख्यमंत्री जो वर्तमान में मध्य प्रदेश के हैं डॉक्टर मोहन यादव, इन्होंने 25 दिसंबर को तबला दिवस के रूप में इसकी क्या करी है, घोषणा करी है। अलग अलग विभिन्न राज्यों से और शहरों से लोग आए थे, कुल मिलाकर के पार्टिसिपेट किए थे। और ग्वालियर में आपसे अभी इस बार का जो आपका 2022 का एग्जाम हुआ है उसमें आपसे पूछ लिया गया था, तो इसको भी ध्यान में रखना है कि यह 99वां संस्करण है, 99th नंबर का, जो अगले वर्ष यानी इस वर्ष जो 2024 में आयोजित होगा दिसंबर माह में, ये शताब्दी होगी। तो इस तानसेन समारोह का एक भव्य आयोजन होने की पूरी संभावना है। इसकी तैयारियां अभी से चल रही हैं। तो अभी जो होने वाला पेपर है 2024 में, इसको याद रखना है कि ये 99वां संस्करण था। ठीक है, और यदि आपसे ये पूछ लेगा 2024 में आयोजित होने वाला जो तानसेन समारोह है ये किस क्रम का होगा, तो याद रखना ये 100th नंबर का होगा, 100वें नंबर का। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं, बात करेंगे आगे की इसमें प्रश्न में निम्नलिखित में से किन्हें वर्ष 2022 के लिए तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो तानसेन समारोह के दौरान पंडित गणपति धारवाड़ हैं, इनको ये सम्मान दिया गया है। और ये सम्मान जो है 2022 के लिए दिए गए हैं। तो यहाँ पर 2 सम्मान दिए गए, एक राजा मान सिंह तोमर सम्मान, दूसरा सम्मान था तानसेन सम्मान 2022। तो शास्त्रीय गायक हैं, गायन के क्षेत्र में इन्हें ये दिया गया है। और 2022 के लिए
इसमें कितनी राशि दी जाती है? तो इसमें 5 लाख रुपए की सम्मान राशि दी जाती है, साथ में श्रीफल और जो सम्मान होता है साल पट्टी का, ये दिया जाता है। और ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया गया तानसेन सम्मान है, शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च राष्ट्रीय संगीत सम्मान है। वहीं पे बात करी जाए यदि राजा मानसिंह तोमर सम्मान की, तो ये सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये सम्मान, जो मोटी बात आपको याद रखनी है, वो कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में कोई अच्छा कार्य कर रही है, कौन? एक संस्था, उसको ये राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो ठीक उसी क्रम में उज्जैन की एक संस्था है मालवा लोक कला केंद्र, इसको 2022 के लिए दिया गया है। राशि दोनों में बराबर दी जाती है। उसमें एक व्यक्तित्व को दिया जाता है, कौन सा? तानसेन सम्मान। और जो राजा मानसिंह तोमर सम्मान है, ये कला और संस्कृति क्षेत्र में किसी एक संस्था को दिया जाता है, क्योंकि जो राजा मानसिंह तोमर थे, इन्होंने संगीत के क्षेत्र में और कला संस्कृति के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान था। एक तरह से इन्होंने संस्थागत विकास किया था, इसीलिए संस्था को दिया जाता है। इस प्रकार से आप इसको याद रखेंगे। तानसेन समारोह की यदि आप बात करो तो इसका जो आयोजन होता है, ये उस्ताद अलाउद्दीन खां जो संगीत कला अकादमी है मध्य प्रदेश शासन की, इसके अंदर में होता है और भोपाल में ये स्थापित है। इन्हीं की इसी संस्था के अंतर्गत सम्राट तानसेन की स्मृति में ये प्रतिवर्ष जो है दिसंबर में आयोजित किया जाता है, जो उनकी जन्मस्थली बेहट ग्वालियर से लगी हुई है। इसका नाम तानसेन नगर भी कर दिया गया है। तो बेहट में ये आयोजित किया जाता है और इसकी हालांकि इस स्वरूप में जो है ये अभी हुआ है, लेकिन पहले से ये सिंधिया काल में 1924 के आसपास में इस तरह के समारोह आयोजित किए जाते थे उनके, लेकिन अब स्वरूप बदलता गया जैसे जैसे कालक्रम बदलते गए। तो इसमें हरि कथा, मिलाद, शरीफ, शहनाई, ये क्रम होते हैं। इसमें अलग अलग प्रकार के जो वाद्य यंत्र होते हैं उनके माध्यम से इसकी प्रस्तुति की जाती है। तानसेन का जो जन्म हुआ था, इन्हें मियाँ तानसेन बोला जाता है, लेकिन इनका जो वास्तविक नाम था रामतनु मिश्रा था। 1493 या 1506 के आसपास इनका जन्म हुआ था और इन्होंने जो रबाब को लोकप्रिय बनाने में इनकी काफ़ी बड़ी भूमिका रही है। कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है किस वाद्य यंत्र को इन्होंने आगे बढ़ाया तो रबाब याद रखना है। इनको जो तानसेन की उपाधि दी गई थी वो ग्वालियर के राजा थे विक्रमजीत, इनके द्वारा इनको तानसेन की उपाधि दी गई थी। तो अकबर के द्वारा क्या कहा गया था? तो अकबर के द्वारा इन्हें मियाँ की उपाधि दी गई थी, जिसका अर्थ होता है विद्वान व्यक्ति। गुरु जो थे इनके हरिदास और मोहम्मद गौस थे। मोहम्मद गौस के बगल में ही इनका मकबरा बनाया गया है। और इसके अलावा इन्होंने जो हमारे शिव, विष्णु, गणेश और हिंदू देवता उनके पर आधारित इन्होंने स्तुतियों का क्या किया था, उनकी रचनाएं करी थी, ठीक है, और उन्हें संगीत दिया था। और ज़्यादातर ये अपनी जो इनकी रचना शैली थी वो ध्रुपद शैली पर आधारित थी। संगीत के क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की शैलियाँ होती हैं, उसी पर एक शैली होती है ध्रुपद शैली। और फिर इन्होंने राजाओं के सामने कई प्रस्तुतियाँ दी हैं। अलग अलग कार्य भी रहे इनके, भैरव, दरबार टोडी, दरबारी कन्नड़ा, मल्हार, दीपक, ये सब राग हैं, ठीक है, ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। और इन्होंने मध्य एशियाई फ्लक्ड रबाब, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, रबाब को इन्होंने लोकप्रिय बनाया था। शैली इनकी ध्रुपद थी। मियाँ की उपाधि अकबर के द्वारा दी गई थी। तानसेन की उपाधि इनको राजा विक्रमजीत के द्वारा दी गई थी। प्रश्न क्रमांक 8 में आते हैं, हाल ही में भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश पुलिस को किस क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मध्य प्रदेश पुलिस ने क्या किया है कि अपराधों को रोकने के क्षेत्र में कुछ नया किया है, उसी के लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया है। क्या नया किया है ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। अभी हुआ क्या है कि जो भारत सरकार का राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी जैसे हम लोग बोलते हैं एनसीआरबी, गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। इसने क्या किया है, इन्होंने मध्य प्रदेश पुलिस जो है, इन्होंने डिजिटल क्षेत्र में एक क्या कहते हैं, एक सॉफ्टवेयर बनाया है, जिसके माध्यम से इन्होंने क्या किया है, जो अपराध होते हैं उनको रोकने में काफ़ी अच्छा कार्य किया, जिसके लिए इनको प्रथम पुरस्कार दिया गया है, जिसका फुल फॉर्म है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ठीक है, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है ICJS। ये क्या है, इसमें क्या है कि बहुत सारे जो ICJS एक प्रकार का एक पोर्टल है, जिसमें जुडिशरी भी जुड़ी होती है, पुलिस भी जुड़ी होती है, और जो क्या कहते हैं FSL सर्विस होती है वो भी जुड़ी होती है, और पब्लिक भी जुड़ी होती है। और जो भी इससे क्या कहते हैं क्राइम से जुड़े हुए जो भी संस्थान होते हैं, सबको जोड़ करके एक कॉमन पोर्टल बनाया गया है, जहाँ पर क्या होता है कि कई बार फाइलें घूमती रह जाती हैं और बहुत सारी समस्याएं जाती हैं एक ज़मीनी स्तर पे। तो उन सभी चीज़ों को एक कॉमन डेटा पोर्टल बनाया गया है कि किसी ने क्राइम किया तो उसकी पूरी की पूरी डिटेल्स एक बार में निकल जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंतर्गत, हमें उतना डीप में नहीं जाना है। अब इसके साथ ही क्या किया गया है, प्रदेश की जेल एवं फॉरेंसिक विभाग को द्वितीय और प्रोसिक्यूशन को देश भर में तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, और ये जो है इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ये सर्वोच्च न्यायालय की एक ई कमेटी की पहल थी,
और इसमें क्या था कि जो एक हमें त्वरित न्याय प्रणाली को एक पारदर्शी रूप से क्या करना था, अप्लाई करना था। इसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक पोर्टल बनाया गया, जहाँ पे सब मैंने भी आपको बताया ना कि सभी प्रकार की पुलिस, जेल, फॉरेंसिक, प्रोसिक्यूशन, न्यायिक विभाग सभी को जोड़ दिया गया है, ताकि जो ये एक प्रक्रिया हमारे यहाँ बहुत लेंदी खिंच जाती है ना। पहले पुलिस के पास जाएगा, फिर फॉरेंसिक रिपोर्ट जो आएगी, फिर इसके बाद फिर प्रोसिक्यूशन को ढूंढा जाएगा, फिर उसको जाकर के फिर न्याय विभाग में चीज़ें होंगी, फिर जाकर के पता चलेगा कि वो क्या था, वो बेगुनाह था। लेकिन इन सब प्रक्रियाओं में उसने बहुत समय गुजार दिया। तो इन्हीं सब चीज़ों को विवेचना ताकि जल्द से जल्द हो, ताकि उसको न्याय मिल सके, इन्हीं सब चीज़ों को, और पारदर्शिता आए उसके, और नागरिकों तक पहुंच भी हो, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके ये ICJS पोर्टल बनाया गया है। आपसे कभी पूछा जाए कि ICJS पोर्टल क्या है, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये हमारे यहाँ जस्टिस सिस्टम से जुड़ा हुआ, ठीक है, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इसका फुल फॉर्म है। लेकिन ये याद रखना है कि ये हमारे यहाँ न्यायिक कार्रवाई यानी जस्टिस सिस्टम से जुड़ा हुआ है। पैन इंडिया में क्रिमिनल रिकॉर्ड इसमें पूरा आप सर्च कर सकते हैं। इसके जो विशेषताएं हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल नेटवर्क, 360 डिग्री प्रोफाइलिंग ऑफ सस्पेक्ट, नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है CRB इसका। और तो ये सब चीज़ें इसकी विशेषताएं हैं जो डिटेल में अभी आपसे चर्चा करी है, उसके अंतर्गत आप समझ चुके होंगे। बात करें जाए वर्तमान में मध्य प्रदेश के DGP कौन है, तो श्री सुधीर कुमार सक्सेना वर्तमान में मध्य प्रदेश के GDP नहीं है, DGP हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस विभाग को गवर्नमेंट इंडिया PSU IT फोरम 2023 अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये पश्चिमी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी है, इसको ये दिया गया है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी है, इसको दिया गया है। और मध्य क्षेत्र में बात करी जाए तो भोपाल, ग्वालियर, नर्मदापुरम, चंबल, ये सब चीज़ें आती हैं, उसके अंतर्गत ये जिले आते हैं। तो इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने उसका क्या कहते हैं, डिजिटल यूज करके जो बिलिंग होती है इसको काफ़ी अच्छे से तैयार किया है। ये लगातार खबरों में बनी रहती है। हमारी जो MP भी है, ये काफ़ी सारे नवाचार कर रही है, तो इनको राष्ट्रीय स्तर पर 8वां स्थान मिला है, जिससे इनको ये पुरस्कार दिया गया है, 8वें स्तर का पुरस्कार दिया गया है। और बात करी जाए वर्तमान में ऊर्जा मंत्री कौन है मध्य प्रदेश शासन के, तो प्रद्युम्न सिंह तोमर है, जो कि पिछली जो सरकार थी उसमें भी यही थे। कंपनी क्षेत्रों में बात करो तो पूर्वी क्षेत्र में हमारे जबलपुर, सागर, रीवा, शहडोल आते हैं, ठीक है, पूर्वी का पूरा क्षेत्र आता है। मध्य क्षेत्र में भोपाल जो होता है, भोपाल, ग्वालियर, नर्मदापुरम, चंबल, ये पूरा का पूरा बेल्ट आता है। पश्चिम में हमारे यहाँ इंदौर और उज्जैन आते हैं, 2 ही जिले इसमें आते हैं, संभाग भी आते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 की तरफ बढ़े। हाल ही में बुरहानपुर को किस क्षेत्र में ODOP प्रथम राष्ट्रीय पुरस्कारों में सम्मानित किया गया है, तो बुरहानपुर एक बार फिर से खबरों में है, और वो है केले के उत्पादन, व्यापार और प्रसंस्करण में। ODOP में आपको पता है कि ODOP में बुरहानपुर में केले को सेलेक्ट किया गया है। वहाँ पर काफ़ी अच्छा कार्य हो रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पे उत्पादन भी बढ़ा है, और उसका जो उसमें केले के प्रसंस्करण में उसमें केले के चिप्स, पाउडर, बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, क्योंकि प्रोटीन डाइट होती है वो। तो एक जिला एक उत्पाद की श्रेणी में स्पेशल मेंशन अवार्ड से इसको सम्मानित किया गया है भारत सरकार के द्वारा। और आगे की तरफ बात करें बुरहानपुर की, तो यहाँ पे देखिए ऐसा 2019-20 में लगभग 20,522 हेक्टेयर क्षेत्र में यहाँ पे उत्पादन होता था केले का। अब ये बढ़ रहा है धीरे धीरे, और इसका जो ये केला है मीठा होता है, और इसकी जो आप बोले तो एक्सपोर्ट इसको फॉरेन स्तर पे भी बड़े स्तर पे किया जा रहा है धीरे धीरे। अब इसका प्रसंस्करण इकाइयाँ लग रही हैं, उसके चिप्स बनते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, पापड़ भी बन के इसके आने लगे, ये भी बता दें। तो इसका बाकी चीज़ों में यूटिलाइज किया जा रहा है, जो इसके छिलके होते हैं उसका खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र वहाँ पे इसकी खाद प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। केले के पत्तों से भी खाद बनती है, उसको भी इसमें दिया, क्या कहते हैं, उससे भी मार्केट तैयार किया जा रहा है। तो एक प्रोडक्ट से कितना बड़ा मार्केट तैयार हो सकता है, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी रेवोल्यूशन लाया जा सकता है। एक उत्पाद इतनी अहमियत रखता है उस जिले के लिए। तो इन्हीं सब बातों में आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे बुरहानपुर जिला कब बना था। बुरहानपुर जब बना था 15 अगस्त 2003 को निमाड़ खंडवा से अलग करके बनाया गया था। ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है, और काफ़ी समय पहले ये मुगलों की राजधानी थी, इसलिए आप जब यहाँ पर जाएंगे तो आपको ज़्यादातर मुगल कालीन जो स्थापत्य है वो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। असीरगढ़ का किला अक्सर हमने पढ़ा हुआ है कि न दक्कन का दरवाजा कहा जाता था बिना इसको आप जीते दक्षिण में प्रवेश कर ही नहीं सकते, और अकबर ने चांदी की चाबी से इसको खोला था जब इसको जीता था। तो इसके अलावा यहाँ पर घूमने लायक जगह है, आपका सीरगढ़ का किला है, अऊखाना है, ठीक है, दारगाह हकीमी है, इच्छा देवी मंदिर है, कमीर मंदिर है, जामा मस्जिद है, शाह नवाज खान का मकबरा है, यहाँ पर महल गुलारा है। तो ये सारी जगह यहाँ पर है। PDF में बहुत सारी डिटेल्स हमने आपको वहाँ पर दे रखी हैं, तो आप उसको एक बार PDF को टेलीग्राम चैनल में ज़रूर डाउनलोड कर लेंगे। नए तरीके की PDF इस बार हम आपको लेके आए हैं, आपको मज़ा आ जाएगा। लेकिन चलते चलते एक प्रश्न जिसका जवाब आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में देना है
कि विश्व संगीत दिवस, क्योंकि आज का जो वीडियो था ज़्यादातर आपका संगीत से जुड़ा हुआ था, तो प्रश्न भी उसी से जुड़ा हुआ है कि विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है। 21 जून, 21 जनवरी, 21 मई या 21 दिसंबर को। आंसर उसका नीचे कमेंट बॉक्स में देना, जिसका आंसर राइट होगा एग्जाम गुरुजी उसको अपना हार्ट दे देगा आज के क्वेश्चन का। और वीडियो यदि पसंद आता है तो उसको शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और एग्जाम गुरुजी में मुख्य परीक्षा 2024 के नोट्स पूरी तरह अपडेट करके लॉन्च कर दिए गए हैं, आप इनको बुक कर सकते हैं। और 10 जनवरी इसकी लास्ट डेट है, इसमें भी ऑफर चल रहा है 1995। इसके बाद इसका रेगुलर प्राइस 2495 हो जाएगा। जो भी लोग MPPSC के अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर, सिविल इंजीनियरिंग, बाकी तो उनमें फर्स्ट पेपर कॉमन होता है, तो उसकी टेस्ट सीरीज भी एग्जाम गुरुजी पे चल रही है फर्स्ट पेपर को लेकर के। और साथ ही में असिस्टेंट प्रोफेसर की हिस्ट्री के टेस्ट चल रहे हैं जो कि अभी होने वाले हैं एग्जाम, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी और आपकी मुलाकात फिर कल सुबह होती है, तब तक के लिए ध्यान रखें। कमेंट करके जरूर बताएं करंट अफेयर में और कोई सुधार है तो उसको भी हम करेंगे। और वीडियो पसंद आता है 2 सेकंड का काम होता है शेयर करना नहीं भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।